Hello friends, welcome to Adit Income Tax Classes. My name is Adit अग्रवाल. सो हमने अपने पिछले वीडियो इनकम टैक्स में पढ़ा था कि इनकम टैक्स के कितने हेड्स होते हैं और उसके बारे में हम लोगों ने आगे के लिए कहा भी था कि हम इसके एक पॉइंट आपको डिफाइन भी करेंगे। तो हमने एक पॉइंट आपको डिफाइन कर दिया जिसका नाम था इनकम ऑफ सैलरी। तो सबसे पहले सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइंड कर देते कि कौन कौन से वो 5 हेड्स हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए। Income from salary, income from house property, capital gain, PGPP, and other sources. These are all of the 5 heads of income tax. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि पहला पॉइंट है इसमें एनुअल वैल्यू। गाइस, एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है? अब मैं आपको पूरी डिफाइन बता देता हूँ। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि आपका जो घर है केवल उस पर टैक्स लगेगा, वो भी साल में सिर्फ एक बार। एनुअल वैल्यू से ही आप मतलब समझ गए होंगे। फॉर अर्निंग कैपेसिटी इज़ बिगर देन एक्चुअल रेंट। नेशनल इनकम मीन्स आपके लैंड की जितनी इनकम होगी उतने पर ही टैक्स लगेगा, यानी कि आप जितना कमा रहे हैं उतने पर ही टैक्स लगेगा। अब इसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटेंट ड्यू टू। लैंड के साथ बिल्डिंग है तो वह हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं। गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई एक लैंड है, अब उस लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लग जाएगा? और अगर कोई लैंड है और बिल्डिंग अलग जगह है तो टैक्स कैसे लग जाएगा? जब लैंड के तो केवल बिल्डिंग पर टैक्स लगेगा, लैंड पर नहीं लगेगा। लेकिन जब लैंड और बिल्डिंग एक जगह है, लैंड है और उसी के ऊपर बिल्डिंग है, तब जाकर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसे कहते हैं बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू। जैसे कि आप आज के समय में देखते हैं कि कई जगह कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, तो उनके आसपास जो लैंड होता है उसके उसी के ऊपर तो वो बिल्डिंग बनती है। जैसे कि बाकी के पास लैंड है, ठीक, आपके पास कोई लैंड है, तो उसके ऊपर आप अपना घर बनवाएंगे ना। आप अपना घर कहीं और ना बनवाएंगे जब लैंड आपके पास है तो फिर, है ना? तो ऐसे कहते हैं बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इनकम शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे अपने हाउस को बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो यूज़ करता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि पीजीपीपी में आएगा, पीजीपीपी में जाएगा। अब आपने और जैसे इसका मतलब समझा होगा, इनकम शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब किसी का घर है, उसने अपने घर को ऑफिस बनाने के बारे में सोचा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ए है, उसके बाद खुद का अपना घर है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना मेरे घर में जो जगह है, मैं नीचे की जगह पर अपना कोई एक ऑफिस खोल लूँ, कोई भी चीज़ खोल लूँ। तो वो अपना बिजनेस चालू कर रहा है वहाँ पर। कोई जॉब का काम खोल लूँ, तब भी वो बिजनेस है, ठीक है ना? तो उस पर तो जो टैक्स लगेगा वो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगेगा, वो लगेगा तब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है ना गाइस? चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है डीम डोनर, सेक्शन 27। गाइस, ये बहुत इजी, ये वाला पॉइंट बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग प्लीज़ ये ध्यान से देखिए। जैसे कि आप ड्रीम डोनर देख रहे हैं। ड्रीम डोनर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक घर में ए और बी रहते हैं। अब ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके अब वो ये सोच रहा है कि जब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी तो हर प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स लगाएगी मेरे ऊपर, और ऐसे में मुझे उसका 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 टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में उसने अपनी एक उस ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम कर दी, और उसने सोचा कि बी के नाम करने के बाद मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना? और मैं टैक्स से बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता गाइस, क्योंकि ये बात इनकम टैक्स वाले भी जानते हैं कि टैक्स तभी लगाया जाता, कि टैक्स तो हम उसी पर लगाएंगे जिसका पहले से ओनर था। भाई, तुमने बी के नाम पर कर दिया, तुमने झोला छाप कर दिया कि हम ऐसा करके अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन गाइस, सरकार भी कोई बेवकूफ़ नहीं होती है, वो बहुत तेज़ होती है, जो हर चीज़ समझ जाती है इस मामले के ऊपर। वो साफ साफ कह देती है कि हम टैक्स लेंगे तो केवल और केवल तुमसे लेंगे और इसका मिला कर लेंगे पूरा का पूरा। तुम्हें इसका टैक्स देना पड़ेगा, ना कि तुम्हारी वाइफ को। समझे? तो ये होता है ड्रीम डोनर। आइए हम लोग उसके और पॉइंट्स देखते हैं। गाइस, म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स इज़ अ हाउस टैक्स। लोकल टैक्स पे करे जाते हैं जिस वैल्यू पर टैक्स लगाया जाता है। गाइस, जो म्यूनिसिपल, जैसे कि गाइस, हमारा इनकम टैक्स ना
बड़ा अजीब टाइप का है। जी हाँ, ये बहुत अजीब टाइप का इनका टैक्स है। हम लोग अपने घर में रहते तो हमें अपने घर का बेटा हमें हमें अपने घर तक का टैक्स देना पड़ता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और यही होता है म्यूनसिपल वैल्यू। ठीक है ना गाइस, अब हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। जैसे कि आपने देखे रहेंगे फेयर रेंटल वैल्यू, हम आपको पता समझाते हैं इसका मतलब सेम लोकेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी का जो अलग अलग किराया आएगा उसे फेयर रेंटल वैल्यू कहते हैं। अब हम आपको उसकी डिफाइन कराते हैं। ये जो हिंदी में लिखा है वो मैंने अपने अपने शब्दों में लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ किसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप कहीं गए, आपने कोई घर देखा कि ये घर 5,000 रुपये का है। और तो और आपने और आपको पता चला कि वहाँ पर और भी ढेर सारे घर हैं, या फिर उधर आस पड़ोस में भी और भी कई किराए के घर हैं। तो आपने पता किया कुछ जगह पर आपको 4,000 का मिला, कुछ जगह पर 6,000 का मिला, कुछ जगह 3,000 का मिला, कुछ जगह पर 2,000 का मिला। इसे कहते हैं फेयर रेंटल वैल्यू, यानी कि बाकी जगहों से तुलना करना। एक सबसे आप यही समझ लीजिए, इसमें हम तुलना करते हैं कि कौन सी जगह का रेंट कम है ताकि हम वहाँ पर रह सकें आराम से। इसे कहते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। आइए अब हम लोग स्टैंडर्ड रेंट पढ़ते हैं। देखिए गाइस, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जब किसी बिल्डिंग का रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वो चाहे वो गवर्नमेंट, जब किसी बिल्डिंग का रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। जैसे कि कोई किराएदार पहले से एक मकान में रह रहा था, उसका एक रेंट फिक्स था, लेकिन अचानक से उस किराएदार के मकान उस गाँव किराएदार के एसएससी ने उस किराएदार के उस मकान के ओनर ने उतर का टैक्स बढ़ा दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे और तो और ओनर पर एक्शन लेती है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब एक्चुअल रेंट क्या होता है? आपने अपने घर में किसी किराएदार को रहने दिया, तो आप उससे पूरा का पूरा टैक्स लेंगे ना, कि हम तो आपको रहने दे रहे हैं तो आप हमें पूरा पूरा किराया दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इसमें देख सकते हैं, ए ने बी को मकान किराए पर दे दिया, और बी ने 12 महीने की जगह 10 महीने का किराया दिया, तब भी बी को पूरा किराया देना ही होगा ए को। ठीक है ना? आप समझ सकते हैं। ए जैसे कि कहीं गया, वो ए किसी घर का ओनर है, उसके पास बी आया, उसने कहा भाई मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए, मैं कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा ये हमारा घर का हिस्सा है, ये खाली है, आप यहाँ रह लीजिए, बस 5,000 रुपये दे दीजिएगा, हम आपको रहने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो बी मान गया। बी ए और बी ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। आप आपस में बात हो गई पूरी की पूरी। बी ने ए को 4,500 रुपये दिए और 500 रुपये नहीं दिए। तो ए ने कहा आपने मुझे 500 रुपये क्यों नहीं दिए? बी ने कहा भैया मुझे ज़रूरत है। तो ए ने कहा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आपने 500 रुपये नहीं दिए, आपको रुपये देने होंगे मुझे। तो बी ने कहा ठीक है, मुझे पता है, मैं आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो गाइस, इसका मतलब यही है कि भले ही चाहे बी को चाहे कोई भी काम हो, लेकिन बी को पूरा का पूरा किराया उसे देना ही होगा। यही होता है एक्चुअल रेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आगे का है कंपोजिट रेंट। गाइस, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, राहुल ने रवि से रहने के लिए जगह मांगी। राहुल जो है वो कहीं गया, वो कहीं जैसे कि महाराष्ट्र से पुणे गया। अब पुणे में उसे कोई होटल मिल नहीं रहा, तो उसने रवि से मिला। वो रवि घर गया, उसने कहा मुझे किराए का एक घर चाहिए, आप मुझे किराए का एक घर दे दीजिए, किराए का एक मकान दे दीजिए। और उसने कहा ठीक है, हम आपको किराए का घर दे देंगे। ठीक। तो कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है कि रवि, सॉरी गाइस, मैं एक मिनट, हम एक बार फिर से चालू करते हैं। ए ने बी से किराए का घर मांगा। ठीक। अब बी ने कहा ठीक है, हम आपको दे देंगे। तो बी बी ए पर और अलग से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। बी केवल उससे उसके घर में रहने का टैक्स ले सकता है और कोई टैक्स नहीं ले सकता। उसे कहते हैं कंपोजिट रेंट। ठीक है गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। गाइस, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट बना दें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो फिर से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू। If you like this video, so please like and comment also it.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।